क्या क्या फायदे मेरे पास? कम खपत है। कम ऊर्जा देता है। हाँ। दूसरा सर वो हीट एनर्जी कम करता है। और लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। और कॉस्ट कहाँ कम है? वो मैं तो बचपन से वो जो लट्टू देखता रहो 10 रुपए के आता है, पहले भी 10 का आता, तब भी 10 का आता है। और क्या है? ठीक है, आइस का मान लेता हूं। कूल लाइट देता है, कूल लाइट देता है। और रिपेयर हो सकता है, वेरी गुड बात है। लाइफ ज्यादा है, ठीक है। और क्या है? और मतलब व्हाइट लाइट देता है जो हमें नेचुरल सूदिंग इफेक्ट देती है। और क्या है? अच्छा, नुकसान क्या है? ये तो सब बता देंगे ना। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एलईडी? हाँ, अच्छा। और गुड मॉर्निंग। और नहीं, मैं अगर बात कहूं, देखो लॉन्ग टर्म में कॉस्ट अकॉर्डिंग है, क्योंकि अगर मेरा एक बल्ब जितनी लाइफ चलाएगा उसके मुकाबले एक एलईडी मेरा 6 या 7 बल्ब की जितनी लाइफ चलाएगा। तो मुझे देखना पड़ता है कि मेरा लॉन्ग टर्म में कैसा है और शॉर्ट टर्म में मेरा कॉस्ट कैसा है। और नुकसान क्या होंगे बताओ? ये पूछा था यूपीएससी ने, मतलब मेंस में आया था कि मतलब एलईडी बल्ब्स के बारे में, और बहुत सारे बच्चों ने लिखा ही नहीं था। उजाला स्कीम आ रही थी, सुन लिखो। सबसे बड़ा एलईडी के बल्ब्स के नुकसान हो रहा है हनी बीज को, मधुमक्खियों। कैसे हो रहा है? मधुमक्खियां जब अपना प्रजनन करती हैं तो वो किस में करती हैं? वो बिल्कुल अंधेरे में करती हैं। और कब करेंगी? रात के टाइम। ठीक है। तुम्हें पता होगा वहां पे क्या होगी, एक बड़ी क्वीन वो होगी, बी होगी, क्वीन बी होगी, और वही एग एग ले करती है, अंडे ले करती है, एंड देन प्रोसेस। सबसे बड़ा जो इफेक्ट देखा गया है वो ये देखा गया है कि हनी बी जब भी अब आप नॉर्मल देख लेना, अगर आपके आसपास पहले कभी छत्ते लगते थे, हनी कॉम्ब्स थे, अब नहीं मिलते। जहां पे भी आपने एलईडी बल्ब लगा दे वहां पे आपको छत्ते नहीं मिलेंगे मधुमक्खियों के। मैं मधुमक्खियों की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट लाइट आएगी एंड देन कंप्लीट गायब। और ऐसा माना जाता है कि अगर बीज खत्म हो जाएंगी, कहां से? धरती से, तो कितने सालों में धरती खत्म हो जाएगी? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जाता है 3 या 4 सालों में, मतलब जो एग्रीकल्चर है वो खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद में। अच्छा, तुम लोगों ने एक कंसेप्ट और सुना है, अर्थ शूट डे का कंसेप्ट सुना है? अर्थ शूट डे। नहीं, छोड़ो उसको भी। देखो एग्जैक्टली मैं बता तुम्हें, एक बात सुनो कि मैं एग्रीकल्चर से, मैं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंड हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यार मैं तो चिकन खाता हूं, मैं तो रोटी नहीं खाता, तो चिकन भी तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो सारी चीजें कहां एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो एक साल में मैं एक फाइनेंशियल मतलब एक नॉर्मल ईयर में, एक साइड रियल ईयर में मैं कितना एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन करता हूं, उतना ही मुझे क्या है उससे अगले साल में खा लेना चाहिए, फिर उसी साल में मुझे खा लेना चाहिए। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं क्या करता हूं, मैं हर साल जितना प्रोड्यूस करता हूं उसको मैं कंज्यूम कर लेता हूं मेरा अगस्त और जुलाई के टाइम पे ही। ठीक है, मैं कहां कंज्यूम कर लेता हूं? जुलाई और अगस्त के टाइम पे। अब बात बचे मेरे बाकी के महीने, 4 महीने जो बचे या फिर 5 महीने जो बचे, 8वां महीना अगस्त होता है, 4 महीने बचे, बाकी का कहां से आएगा? कहां से आएगा? मैं तो थ्रू आउट द ईयर मिलता है, कहां से आएगा? कल एक न्यूज आई है, जितने भी ब्रांड्स हैं सबके सब क्या हो गए हैं, टेस्ट में फेल हो गए। और जो बहुत फेमस ब्रांड है जिसका नाम और मेरा नाम सेम इनिशियल से स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं कह रहे, उसके अंदर 98%, 98 गुना ज्यादा जो प्रोडक्ट ऐसा होता है जो आप एक क्वांटिटी तक ऐड कर सकते हो केमिकल, वो 98 पॉइंट ज्यादा मिला है स्टैंडर्ड से।
वो सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारा फिट फॉर ड्रिंक है, नॉट फिट फॉर ड्रिंक। सो अडल्ट्रेशन करते हैं और बाकी सब चीजें करते हैं, उनकी वजह से क्या है, हमारे बाकी के 4 महीने चल रहे हैं। हम लोग आज के जमाने में चिकन खाते हैं, क्या आप एक्चुअल में चिकन खाते हो? नहीं, दे आर द बॉयलर्स। वो चिकन भी नहीं होते हैं, बॉयलर्स होते हैं। आप उनको फैक्ट्री में रखोगे, एंटीबायोटिक्स की उनको वो दोगे, खाने इनके दाने में सब एंटीबायोटिक्स होंगे, वो ग्रोथ करेंगे, उनका वेट इंक्रीज हो जाएगा, देन एवरीथिंग हैपन। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुश कर रहा हूं चीजों को। ठीक, छोड़ो, मेरा थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, जो मेरा थर्ड पॉइंट था। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? थर्मल एनर्जी में। ठीक है, कल तक हमने फोटोवोल्टिक की बात कर ली थी, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते फोटोवोल्टिक सेल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और उसमें हमने ग्रिड वाला सब कर लिया ही था लास्ट तक, सोलर बेस्ड ग्रिड और ग्रिड बेस्ड नेट मीटरिंग कर ली थी। वही सेम क्राइटेरिया होता है। बायनाकुलर का क्राइटेरिया कम रहेगा ना, बायनाकुलर कैसे सेम रहेगा? बायनाकुलर से तो हम थोड़ा सा पास का देख पाओगे, जहां देखो दो चीजें होती हैं। विजुअल रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज। विजुअल रेंज मेरी क्या है, मेरी एक लिमिट है जहां तक मैं देख पा रहा हूं, उसके आगे का नहीं पॉसिबल। सबकी अपनी अपनी है, सबकी अपनी अपनी है। अगर मैं किसकी बात करूं, मैं बहुत सारे बर्ड, इनकी बर्ड्स की बात करूं, मैं अगर चील की बात करूं बहुत दूर तक दिखाता है, कबूतर की बात करूं तो कम दूरी तक देखे, इंसानों की अपनी है। तो बायनाकुलर मुझे उस चीज को मैग्नीफाई करके दिखा रहे हो, और उसका बायनाकुलर तो बहुत छोटी चीज है। टेलीस्कोप दो है, एक ऑप्टिकल टाइप के है, शायद आप उस दिन आए नहीं हो, एक ऑप्टिकल है, दूसरी रेडियो है। अगर मुझे क्या करना है, मुझे कोई चीज डिस्कवरी करनी है तो मुझे रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी दूर तक जा सकते हैं, और कोई चीज ऑलरेडी डिस्कवर्ड है उसका मुझे तहकीकात करनी है, उसको मुझे देखना है एक्चुअली, तो मुझे ऑप्टिकल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें एक बार पढ़ना, ये बायनाकुलर वो सब चीजें अलग है। वो हो गया तो वहां तक। अब ये क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोलर एनर्जी का यूज करके मैं इसको किस में, हीट यूज कर रहा हूं, और हीट के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? इंफ्रारेड की। बताइए ना, सोलर से मुझे क्या क्या मिल रहा है? विजिबल लाइट, दूसरा यूवी, एंड तीसरा मुझे इंफ्रारेड। तो मैं क्या करूंगा, मैंने विजिबल से क्या किया, विजिबल लाइट से मैंने क्या यूज किया, विजिबल मेरे पास फोटोन की फॉर्म में, फोटोन से मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया। अभी मैं किसका यूज कर रहा हूं, इंफ्रारेड का, और इंफ्रारेड का यूज करके मैं क्या कर रहा हूं, अपना हीटिंग इफेक्ट। अब मेरे पास जवाब ये आता है कि मैं इस हीट को, थर्मल को, जो मेरे पास थर्मल एनर्जी जो आएगी, मैं उसको कहां यूज कर पा रहा हूं? नॉर्मल मैं इसको यूज करता हूं हीटिंग ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, आप यहां पे भी देखोगे तो हमारे किचन में भी क्या है, गर्मियों में अभी तो शायद वो काम नहीं कर रहे, इन्होंने सब अप्लायंस लगा रखे कि सर्दियों में क्या है, पानी गर्म आने लग जाता है सिर्फ किचन में, गर्मियों में तो बहुत गर्म आएगा। वाटर वाटर, आपके पास क्या हो गया, आपके पास आपने क्या किया है, नॉर्मल आपका ये टैंकर है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास एक ऐसा अप्लायंस होगा, और उस अप्लायंस में आपने बहुत सारी पाइप्स यूज कर रखी है ऐसे। ठीक है, और इन्हीं पाइप से आप क्या कर देते हो, ब्लैक कोटिंग कर देते हो, ब्लैक कलर की कोटिंग कर देते हो। और ब्लैक कलर की कोटिंग क्या करवाती है, ब्लैक क्या करेगी, सबकी सब एनर्जी को, हीट को ऑब्जर्व कर लेगी। ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर क्या कर देता है, सब ऑब्जर्व कर लेता है। जब ऑब्जर्व करेगा तो क्या है, हीट को भी अपने साथ इंटरैक्ट कर लेगा। या फिर एक चीज क्या है, एक तो ये वाला मैकेनिज्म होता है, आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जो आपका क्या, जो आपका रनिंग वाले में होता है, रनिंग वाटर। ठीक है, दूसरा एक तरह का और होता है मेरे पास में, थर्मल हीटर्स, जिसमें जिसमें मेरा कंसेप्ट होता है, ऐसे मैं पूरा क्या करूंगा, ऐसे मैं स्टोर करूंगा, मेरे पास ऐसे टिल्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं पानी भरूंगा, और यहां पे क्या होगा, पूरा हीट सन रेज आएंगे, और ये मेरे पास क्या है, पानी है, और मैं इस तरफ ऊपर की साइड में क्या रखूंगा, ये मेरा क्या है, इनलेट, यहां से पानी जाएगा, ये मेरा क्या है, आउटलेट। पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होकर किस में बदलेगा, भाप में।
ठीक है, जो ठंडा पानी नीचे रहेगा भाप वाला ऊपर चला जाएगा, तो भाप वाला इधर चला। तो उसका दो है, मुझसे पूछेगा नहीं कि हाँ कैसे काम करता है नहीं करता है। तो मैं तीन फॉर्म में क्या सोलर एनर्जी को यूज कर सकता हूँ। पहले फॉर्म में कैसे है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, दूसरा सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी फोटोन की फॉर्म में, थर्ड सोलर इनटू थर्मल एनर्जी। ठीक है, हाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे ये मैकेनिज्म नहीं पूछेगा। आपके लिए सोलर एनर्जी में या फिर विंड एनर्जी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इंडिया के टारगेट कितने हैं, इंडिया ने पिछले साल कितनी मेगावाट गीगावाट की क्या है सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन किया, और कितने वाट का क्या प्रोडक्शन किया, विंड एनर्जी का प्रोडक्शन किया उसके थ्रू। तो आपके लिए वो डेटा इंपॉर्टेंट है। और डोंट वरी, मैं आपको वो डेटा भेज दूंगा 1-2 साल का। मुझे इस साल वाला डेटा मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि मतलब वो है गो में, मैंने वहां पे वो जो क्या है, वो जो हमारा वो आता है इंडिया ईयर बुक, वो मैंने खुद नहीं पढ़ी है, तो वो मेरी कमी है। डेटा तो मौजूद है, मैंने नहीं किया, तो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालो मेरा, विंड एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी वही बात है कि मेरे लिए मैकेनिज्म मैटर नहीं करता कि कैसे काम करता है। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं जो मेरी विंड है, विंड की जो एनर्जी को इसको क्या करूंगा, उससे क्या मूव करूंगा, टरबाइंस मूव करूंगा, टरबाइंस मूव करूंगा। और टरबाइन जब मूव होगी तो क्या है, टरबाइन मेरी मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है सर, मैंने एक बार एक जगह टरबाइन लगा के रख दी तो सीधी ऐसी रहेंगी, आंसर इज नो। जिस तरफ की हवा फ्लो करेगी उसी तरफ मैं उनका फेस भी मूव कर सकता हूं। ठीक है, किस कंट्री की सबसे बढ़िया है, कौन से कंट्री की सबसे बढ़िया टरबाइंस वगैरह होते हैं, स्वीडन डेनमार्क कंट्री की, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहां की सबसे ज्यादा क्या है, अच्छी होती है। ठीक है, मेरे पास एक कंसेप्ट आता है ऑन शोर का एंड ऑफ शोर का। एक कंसेप्ट है ऑन शोर विंड टर्बाइंस, और दूसरा मेरे पास ऑफ शोर विंड टर्बाइंस। हिंदी मीडियम वाले ऑन शोर पवन चक्कियां, ऑफ शोर पवन चक्कियां। ऑन शोर विंड टर्बाइंस, ऑफ शोर विंड टर्बाइंस। वो विंड टर्बाइंस जो मेरी कहां है, जो मेरी लैंड पे है, कहां है, मेरी जमीन पे है, लैंड पे है, दैट आर नोन एज ऑन शोर। ऑफ शोर है मेरी वो वाली विंड टर्बाइन जो मेरी कहां है, जो मेरी वाटर में है, ओशियन में है, या फिर शैलो वाटर्स में है। ठीक है, जो मेरी जमीन पे नहीं है, या फिर मेरी कोस्टल एरियाज पे है। क्या रह गया है, मैं बताता हूं क्या रह गया, ऑफ शोर विंड टर्बाइंस। ऑफ शोर वाली वो है जो मेरी पानी में है, ओशियन में है, शैलो वाटर्स में है, या फिर कोस्टल एरियाज पे है। कोस्टल एरियाज में लैंड पे नहीं, शैलो वाटर्स में, किनारे पे। क्यों है, क्यों है ऐसा, बिकॉज देर इज ए कंसेप्ट ऑफ ब्रीजर। ब्रीजर समझते हो, नहीं समझते, देखो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ऐसे हवा चलती है, और मेरे पास क्या है, ऐसे भी हवा चलती है। वो डिपेंड करता है किस टाइम किस तरफ प्रेशर हाई है, किस तरफ प्रेशर लो है। अगर मेरी समुद्र से क्या चलती है, हवाएं किसकी तरफ चलती है, जमीन की तरफ, तो दैट इज नोन एज ओशियन ब्रीज। ओशियन ब्रीज बोलूंगा या फिर ओशियन ब्रीजर्स बोलूंगा, आरएस। जब मेरी लैंड से ओशियन की तरफ चलेंगे तो क्या करेंगे, लैंड, हाँ सतल, समीर, समीर वायु, हाँ समीर वही। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों बताया इन्होंने, स्थल समीर और वो समुद्र समीर। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसे, और मैंने इसको क्या दिया है, नॉर्मल क्या है, मेरी हवा ही है। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे टरबाइन यूज करूंगा, तो ब्रीजर का कंसेप्ट मैंने बता दिया।
ठीक है। और ऐसा कंसेप्ट मुझे वैली के कॉन्सेप्ट में मिलता है। जब अगर आप कहीं गए होगे, मसूरी गए हो या फिर कहीं पहाड़ों पे गए हो, तो आप ये देखोगे कि मेरे पास ऐसे पहाड़ की चोटी है, दूसरा पहाड़ ये है। तो यहां पे भी कई बार क्या चलती है, कई बार हवाएं इस तरफ चलती हैं और कई बार फिर यूं भी चलती है। ठीक है, वो फिर वैली ब्रीज या फिर उस माउंटेन ब्रीज की बात होती है। सिंपल हवाएं चलती है, क्योंकि एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, एक तरफ प्रेशर लो हो जाएगा, तो हाई प्रेशर से लो तरफ प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। बेस्ट आपको क्या कंसेप्ट होता है, हीटिंग का क्या कंसंट्रेशन है, या फिर ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करती है, वो सब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। ठीक है, इतने में तुम्हारा काम चल जाए। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मैं उनको यूज करूंगा हवाओं को, और हवाओं को यूज करके मैं क्या करूंगा, एनर्जी दे। ठीक है, अब मेरे पास टर्बाइंस का सबको पता है। अब मेरे पास एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट है मेरे पास का में सोलर नहीं, विंड फार्म्स। हाँ, विंड फार्म्स। विंड फार्म्स। अब मुझे एक बात का पता है कि जितनी जोर से मेरी टरबाइन घूमेंगी उतनी जोर से मेरी बिजली प्रोडक्शन होगी। वैसे ही ना, कि जितनी जोर से मेरी, जितनी तेज से मेरे फोटोन्स आएंगे, जितने मतलब फास्ट तरीके से मेरे फोटोन्स क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे इस एरिया में, तो ये एरिया क्या करेगा, जल्दी फिल होगा। इसलिए दोपहर के टाइम पे मुझे क्या है, ज्यादा करंट मिलता है, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ फोटोन्स क्या है, ज्यादा फोटोन्स की बम्बार्डमेंट ज्यादा, तो एरिया ज्यादा फिल करेगा। जितना जल्दी फिल करेगा उतनी जल्दी से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और मेरा करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ क्यू, क्यू क्यू बाई डी, क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ऐसा ही मेरा क्या है, जितनी तेज मेरी हवा चलेगी उतनी तेज से मेरी क्या चलेगी, पवन चक्कियां मूव करेंगी, और जितनी फास्ट मूव करेंगे उतनी ज्यादा मेरे पास प्रोडक्शन ज्यादा हो। अब मैं स्टेप डाउन और स्टेप अप यूज वहां पे भी करूंगा। ठीक है, किसके लिए, वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन मेरे जो करंट की कैपेसिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्लो ऑफ चार्ज के ऊपर, और मूवमेंट ऑफ टर्बाइंस के ऊपर, मूवमेंट ऑफ टर्बाइंस के ऊपर। तो हमने एक बात देखी कि जब मैं एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले लेयर में जाता हूं, तो मैंने एक चीज देखी, मेरे पास क्या है, जेट स्ट्रीम्स, और वो क्या है, बहुत तेज से बह रही है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं अपना एक कोई वो लेके जाऊं टरबाइन, और मैं कहां रख दूं, अपर लेयर में रख दूं, जहां पे मेरी जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती है। ऐसा पता है कि जेट स्ट्रीम है, तेज हवाएं चलती हैं, ऐसा कुछ क्यों चलती हैं, उनकी मूवमेंट इक्वेटर से ऊपर की तरफ कैसे होती है, नॉर्थ की तरफ जाती है तो कैसे, कौन सी डायरेक्शन, वो सब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। इतना ध्यान रखो कि ऐसा कुछ जेट स्ट्रीम होता है जो बहुत तेज गति से घूमता है, क्योंकि साइंस में अपने उतना ही है, बाकी ज्योग्राफी वाले देखेंगे। ठीक है, तो देन फिर व्हाट विल हैपन, तो मैं क्या करूं, उस जेट स्ट्रीम का यूज करके क्या करूं, बिजली प्रोड्यूस कर। और जेट स्ट्रीम मेरे पास हाईली अमाउंट में है, बहुत टाइम से है। ठीक है, और वो मेरी हमेशा रहेंगी। यहां पे अर्थ पे मेरे पास क्या है, अर्थ पे मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास लैंड पे ज्यादा प्रेशर है, तो मेरे लैंड से किसकी तरफ जाएंगी, ओशन की तरफ जाएंगी, ओशन पे ज्यादा प्रेशर, लैंड की तरफ जाएंगी। तो वो मूवमेंट चेंज होता रहता है, कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं है। लेकिन जेट स्ट्रीम्स क्या है, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही। तो मैं उनकी एनर्जी को क्यों ना हार्नेस कर लूं। अगर मैं उनकी एनर्जी को हार्नेस करूंगा, देन व्हाट विल हैपन, मेरे लिए अच्छा रहेगा। और यही कंसेप्ट को क्या कहलाता है, विंड। पर दिक्कत क्या है, क्या मैं हार्नेस कर पा रहा हूं एनर्जी, नहीं। यस, हाइट लो, तो फिर हाइट ऊपर होने से क्या होगा, हाइट होने से ऊपर क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट, क्या होगा हाइट ऊपर होने से, क्या हो सकता है निखिल, हाई प्रेशर हो जाता है। लेकिन मुझे हाई प्रेशर से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो टरबाइन घुमानी है, टरबाइन घुमाई, बिजली प्रोड्यूस करी, फिर अरे आपस में बात मत करो, मुझे बताओ, हाँ ऊंचाई पे क्या किसको बैलेंस करना होगा, कैसे बैलेंस करूं टरबाइन, कैसे बैलेंस करूं टरबाइन। सबसे बड़ी बात है यहां पे, थैंक यू, सबसे बड़ी बात मेरे पास क्या रहेगा भाई, जब मैं नॉर्मल, मेरी अर्थ पे क्या है, विंड फार्म है मेरे पास अर्थ पे, ये मेरा कहीं पोल से कनेक्टेड है, और वो वायर आके कहां है, बिजली का कनेक्शन। अगर मैंने यहां पे क्या रख दिया कि मेरा विंड फार्म फार्म रख दिया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, करंट भी तो लेके आना पड़ेगा, तो कैसे लेके आऊंगा, वायर के थ्रू ले आऊंगा, वायर के थ्रू। मैंने पतंग के जैसे उड़ा दिया, पतंग में ऐसे ही तो होता है, थैंक यू पब्लिक, ऐसे ही होता है ना मेरे पास।
पतंग में। लेकिन दिक्कत क्या है, ऐसे कर सकता हूं मैं? विंड फार्म का कंसेप्ट जो है वो सिर्फ कंसेप्ट ही है, वो क्या है, सिर्फ कंसेप्ट ही है। अब इस कंसेप्ट को क्या है, प्रैक्टिकल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिया तो सही है। हो सकता है पॉसिबल? यस, हो सकता है पॉसिबल। मैं हवा में बांध के छोड़ दूं, तुम लोगों ने बलून्स नहीं देखे, वो घूमते रहते हैं, उससे ऊपर हाइट में छोड़ दूंगा, क्या मैं कर सकता हूं? यस मैं कर सकता हूं। लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या है, दिक्कत है मेरी सस्टेनेबिलिटी। कैसे सस्टेनेबिलिटी? कि मैं अगर मान लो मैं ये कंसेप्ट करके इंडिया के ऊपर जेट स्ट्रीम चला देता हूं, ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट, लेकिन मैं थ्रू आउट द ईयर वो नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में अब बारिश, मानसून का मौसम आया, बिजली कैसे गिरती है, बूम 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 बुड़ाम, ऐसे, चार्जेस की वजह से। होता क्या है कि मेरे मेरे जो वाटर वेपर्स है वो कुछ प्लस चार्ज लेंगे, कहीं पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। मान लो कि अब मेरे पास, मुझे पता है कि कहीं मेरे पास प्लस चार्ज है, कहीं पे मेरे पास माइनस चार्ज है, क्योंकि चार्ज मेरा फ्रीली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फ्रीली क्या है, मूव कर रहा है, और है चार्जेस, ठीक है। इन्वायरमेंट में फ्री आयंस घूम रहे हैं और वो अबंडेंट अमाउंट में है, लेकिन हमें फील क्यों नहीं होते? बिकॉज एयर इज ए इंसुलेटर। एयर क्या है, कुचालक है। अगर सुचालक होती तो क्या होता, आई विल बिकम थोर, थोर बन जाता मैं, करंट आता मेरे में, ठीक है। फिर मैं क्या करता, फिर मैं किसी को गाली देता तो फिर सिंपल क्या करता, मेरा शराब से हो जाता कि तेरे ऊपर बिजली गिर जाए, वास्तव में बिजली गिर जाती, दैट कैन हैपन। बट एयर इज ए इंसुलेटर, तो वहां पे नहीं होता। लेकिन बारिश के मौसम में वहां पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे, चार्ज। और एक कंसेप्ट और आता है, नॉर्मल टाइम की जब मैं बात करता हूं वहां पे एयर का फ्लो नहीं होता है, तो चार्जेस मूव क्या है, रैपिडली मूव नहीं कर पाएंगे। चार्ज हवा से मूव कर रहे हैं लेकिन उतना रैपिडली मूव नहीं कर पाएंगे। और जब चार्जेस मूव करते हैं देन व्हाट विल हैपन, कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जहां पे कंसंट्रेशन बढ़ गया देन व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे, आपस में टकराएंगे, कुछ ना कुछ करंट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अब अगर ये चार्जेस क्या है, ऐसे हो जाए, तो इनको टच होके वो धरती तक आ जाती है। वरना अपर एटमॉस्फेयर में, आयनोस्फेयर में तो ये फिनोमेना चलता ही रहता है। धरती पे क्यों गिरती है, क्योंकि वो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहां तक आ जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन एक सिंपल लेवल तक आ जाता है धरती तक, देन वो हमें लगता है कि बिजली गिर गई। अब ये, अब आपको ये मौसम किस मौसम में होता है, जिस मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, बारिश के टाइम पे। अब मान लो, अब ये चार्जेस किसी वजह से आए, उनको कुछ मीडियम मिला है। मीडियम कैसा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने ऊपर तक एक वायर लगा के छोड़ दी तो वायर मेरी गिल्ली हो जाएगी। कितना आसान रहेगा इसको, चार्जेस को यहां पे कंसंट्रेट करो। आधी बार क्या रहता है, मेरा करंट ऐसे चल, मेरा करंट ऐसे रह गया, बिजली चमकी ऐसे रहेगी, बिजली चमकी ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों रहेगी, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस नीचे तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर मैंने 10-15 ऐसे वायर लगा के छोड़ दिए तो क्या होगा, पक्का धरती तक आएगी और मेरी वायर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब मेरा दूसरा कंसेप्ट क्या है कि मैं कह दूं कि छोड़ो यार, मुझे अपनी वायर को नहीं जलाना है, मैं क्या करूं, बैटरी लेके जाऊं, हेलीकॉप्टर में बैटरी रखूं, ऊपर वहां पे ले जाऊं, वहां पे बैटरी चार्ज करूं, फिर वापस ले आऊं। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, यस हो सकता है। लेकिन ऑप्शन क्या है, वायबल। सारा दिन मैं बैटरी उठाने में लगा रहूंगा, बैटरी उठा के ले जाऊंगा, फिर बैटरी उठा के नीचे लेके आऊंगा, और मेरा हेलीकॉप्टर या फिर जिस भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से मैं जा रहा हूं उसका खर्चा कितना। तो विंड फार्म का कंसेप्ट क्या है, यस इट इज ए कंसेप्ट जो बहुत मतलब कामयाब है, लेकिन वायबल ऑप्शन हमारे पास आज नहीं है। कल को क्या है, कल को कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है कि विंड फार्म हमारे सुप्रीम हो जाए। कैसे सुप्रीम हो जाए, हम कोई ऐसी वायरलेस टेक्निक ले आए। आज हम, मैं क्या कर रहा हूं, आज मैंने वायरलेस टेक्निक यूज करके मैंने क्या किया है, फोन चार्ज कर रहा हूं। कल को मेरे ऐसा ऑप्शन आ जाए जो मेरे लिए फ्यूचर में रहेंगे, तो उस टाइम पे क्या है, विंड फार्म्स के बारे में सोच सकता हूं। बट राइट नाउ इट्स नॉट ए वायबल ऑप्शन, ठीक है। अब एक होता है मेरा विंड ट्री। मेरा कंसेप्ट किसका आता है, विंड ट्री। विंड ट्री क्या कहता है कि मेरे पास एक पेड़ है भाई,
और इस मतलब अगर मैं नॉर्मल पेड़ देखूं तो मेरे पेड़ पे क्या है, बहुत सारी पत्तियां हैं, बहुत सारी क्या है, पत्तियां। पत्तियां सनलाइट लेती है, सनलाइट से फोटो बनाती है। मैं क्या करूंगा, एक आर्टिफिशियल ट्री लूंगा और आर्टिफिशियल ट्री में पत्तियों की जगह क्या रखूंगा, छोटी छोटी टर्बाइंस। हवा चलेगी, टर्बाइंस। और यही कंसेप्ट किसमें है, सोलर ट्री में भी यही है। वहां पे कंसेप्ट रहेगा सोलर ट्री का। सोलर ट्री मेरा क्या है, आर्टिफिशियल ट्री है, और वहां पे पत्तियों की जगह मैंने क्या रखे हैं, छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटोवोल्टिक सेल्स पे क्या आएगी, बिजली गिरेगी, नोट नोट फोटोन्स गिरेंगे, सनलाइट गिरेगी, एंड सनलाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और मेरा सोलर ट्री क्या करेगा, बिजली पैदा करेगा। ठीक है। और ये पहला कंसेप्ट न्यू विंड नाम की कंपनी है, वो लेके आई सो विंड इनका, NEU, सोल विंड ट्री का। देखो ये विंड ट्री का कंसेप्ट कहां फेमस है, ये विंड ट्री का फेमस कंसेप्ट है। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, एक साइंटिस्ट ने, वो हर रोज कहां जाता था, हर रोज अपने बस स्टॉप पे जाता था। उसने एक बात नोटिस की कि भाई जब मेरी बस आके यहां रुकती है, और उसके यहां पे क्या था, एक पेड़, और साइड में बहुत सारी बिल्डिंग थी। उन्होंने कहा कि जब मेरे, अगर मेरी बसेस का फ्लो ऐसे है, तो मेरी जो आती है, मेरी ये ऐसे हवा चल के आएगी, ऐसे आएगी, और हवा यूं जाएगी, क्योंकि सब व्हीकल्स का क्या, ट्रांसपोर्टेशन इसी तरह। तो व्हीकल्स क्या करेंगे, अपनी मूवमेंट के साथ में एयर का फ्लो लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं ये देखता हूं, अगर मैं इस पेड़ को हटा दूं, अगर मैं इस तरफ मेरा पेड़ रहता है, तो फ्लो मेरा इस तरफ करेगा। लेकिन जब मैं ये नोटिस करता हूं कि अगर मेरे पास यहां पे एक पेड़ होता है, और चाहे वो मेरे उस तरफ भी पेड़ है, लेकिन मेरा अगर इस साइड में पेड़ है, तो मेरे साथ क्या रहता है कि जो फ्लो, जो रेट, नोट रेट, वेलोसिटी बोलो, जो वेलोसिटी ऑफ एयर वो मेरी होगी, जितनी मेरी यहां पे है एज कंपेयर टू यहां पे, जब वो इसको मूव करके जाएगी, तो यहां पे वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब ऐसा क्यों है, कोई एक खास लॉजिकल का कंसेप्ट था नहीं। उन्होंने कहा था कि भाई जब एयर मूव करती है ऐसे, अगर वो पैरेलल मूव करेगी सीधी, तो उसके मूवमेंट में, वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेड़ क्या कर सकते हैं, मे भी उसकी वेलोसिटी को कम कर सकते हैं। लेकिन जब वो क्या होता है, जब वो ऐसे, जो मेरे पास क्या है, ये इस तरह की चीजें, इस बस स्टॉपेज वगैरह है, तो मेरा बस स्टॉपेज क्या आता है, एक टीन का शेड है, और वहां पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स है। तो जब एयर एक प्लांट से करके नीचे की तरफ आती है, तो उसमें ग्रेविटी में पुल होता है, ग्रेविटी का पुल, और जब फिर वापस फ्लो करेगी, तो क्या होगा, सामने अगर पेड़ है, तो ग्रेविटी के पुल के साथ में, और उस पुल में कुछ ना कुछ अमाउंट में उसमें एड ऑन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, सोलर, पहले हमने क्या किया था, अब मेरे पास यहां पे, मेरे पास स्ट्रीट लाइट होगी, मेरे पास क्या होगा, स्ट्रीट लाइट होगी। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम अपनी स्मार्ट सिटीज के उनके कंसेप्ट में सारे बस स्टॉपेज पे, ना कि इस तरफ, जिस इस तरफ, यानी मेरी बस आके इस तरफ रुकेगी, बस की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, यहां मेरी बस आगे रुकेगी, और इससे आगे मैं क्या प्लांट करूंगा, विंड ट्री। क्या प्लांट करूंगा, विंड ट्री। मेरी बस आगे रुकी, रुकी, एक फ्लो ऑफ मोशन था, ठीक है, और जैसे वो रुकी, तो क्या हो गया, एयर आएगी, एयर उसके साथ आएगी, और एयर क्या करेगी, जंप करेगी, और मेरा क्या है, बस स्टैंड के शेड में जाएगी, एंड देन शेड में जाके आगे बढ़, और जितनी मेरी एनर्जी होगी, मैं सारी एनर्जी को क्या करूंगा, यहां से कंजर्व करूंगा, कौन सी एनर्जी को, विंड एनर्जी को। और मैं क्या करूंगा, पत्तों की जगह क्या रखूंगा, छोटी छोटी टर्बाइंस रखूंगा। एंड दिस इज द कंसेप्ट, जिससे मैं क्या करूंगा, मेरी जो मेरी स्ट्रीट लाइट है, सोलर लैंप्स है, उन सब चीजों को मैं, इसके अलावा मेरे बस स्टॉप पे भी क्या दे सकता हूं, चार्जिंग पॉइंट भी दे सकता हूं। क्लियर है कहां पे यूज हुआ। ये थोड़ा कंसेप्ट किसका था, कंसेप्ट था स्मार्ट सिटीज बनाने में। ठीक है कि मेरी स्मार्ट सिटीज बनेंगी, जो क्या होंगी, अपने आप में खुद में सस्टेनेबल होंगी, मुझे एक्स्ट्रा कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल एनर्जी को वो क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, अब इनका डेटा मैं भेज दूंगा। अब आओ मेरे पास यहां पे, क्या हो गया है, एनर्जी। कुछ है डाउट यहां तक,
नॉर्मल नॉर्मल है, कुछ है भी नहीं इसमें इतना। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, केमिकल, ओशन थर्मल। हाँ, ओशन थर्मल एनर्जी देखो, लिखो ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। महासागरीय तापीय ऊर्जा स्थानांतरण। एक बार देख लेना, स्थानांतरण है, स्थारूपण है, रूपांतरण कर लो। हाँ, मैं वही कह रहा था, मैं देख लेना, स्थानांतरण नहीं है, रूपांतरण होगा। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण। ठीक है। मैं एक बात नोटिस कर रहा हूं कि मेरे पास धरती का 70% हिस्सा कैसा है? ओशन से कुछ रह गया आपका? मैं बता दूं, कुछ रह गया तो रह गया बेटा। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, स्थानांतरण तो ट्रांसफर होता है, रूपांतरण। ठीक है। मैंने देखा कि धरती पे क्या है, 70% पानी है, और मोस्ट ऑफ द हिस्से में क्या है, पानी है। अब बहुत करोड़ों सालों से क्या हो रहा है, सन की ऊर्जा आ रही है, और सन में क्या दे रहा है मुझे, इंफ्रारेड, विजिबल एंड मेरे पास यूवी रेज। इंफ्रारेड मेरा क्या करेंगे, इंफ्रारेड ने मेरा क्या किया है, मेरे इस पानी को, इतना भी नहीं होता है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, मेरी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, उस सनलाइट ने मेरा क्या किया है, सनलाइट से कहीं ना कहीं इंफ्रारेड ने क्या किया है, ऊपर वाली लेयर को, इस लेयर को गर्म कर दिया। मैं आज की बात नहीं बोल रहा, मैं करोड़ों साल की बात कर रहा हूं, एक दिन में कुछ गर्म नहीं होगा। ठीक है। और ये मुझे कहां पता लगता है, मैं जब पानी में नीचे जाता हूं तो मैं एक बात नोटिस करता हूं कि मेरा जो टेम्परेचर 1000 मीटर तक है, सिमिलर ही रहता है, और जब मैं और नीचे जाता हूं 1000 मीटर से, तो टेम्परेचर एकदम से क्या होता है, डिक्रीज होता है, एकदम से क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो साइंटिस्ट ने एक नया कंसेप्ट लगाया कि मैं क्या करूं, मैं समुद्र के उन हिस्सों में जाऊंगा जहां पे मेरा अपर लेयर और नीचे वाली लेयर, लोअर लेयर, ऊपरी सतह और नीची सतह, उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस का। सबसे पहले ओशन थर्मल कन्वर्जन, पहली वो क्या कंडीशन कि मेरा डिफरेंस अपर लेयर में और लोअर लेयर में कितना होगा, लिख लिया करो, ये आजाद और ये सब लिखो पीछे, कितना डिफरेंस होगा, 10 डिग्री सेल्सियस का। तो जब मैंने ये देखा तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि मैं अपर लेयर में जब जाऊंगा ओशन की में, तो मेरा अगर मान लो यहां पे टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस, तो जब मैं नीचे देखूंगा तो मेरा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री। ठीक है, डिफरेंस है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि भाई मैं गर्म पानी को उठाऊंगा, ठीक है, गर्म पानी को मैंने उठाया, सॉरी 35 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने एक चैम्बर में अमोनिया लिया है, क्या लिया है, अमोनिया। अब अमोनिया क्यों लिया, अमोनिया इसलिए लिया कि अमोनिया क्या करता है, जल्दी भाप में बदल जाता है, ठीक है, गैस में जल्दी क्या हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा। मैंने अमोनिया लिया, और अमोनिया मैंने 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या किया, डाल, अमोनिया भाप में बदलेगा, एंड अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया को मैं प्रेशराइज क्या करूंगा, पंप करूंगा, किसके ऊपर, छोटी टरबाइन के ऊपर, ठीक है। अमोनिया यहां से गया, सॉरी, टरबाइन को उसने मूव कराया, और फिर अमोनिया मेरा यहां पे, ठीक है। जब ये मेरा दोबारा नीचे आया तो मैंने क्या किया, इस वाले पानी से इसको दोबारा ठंडा कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने दोबारा अमोनिया यहां भेज दिया। अब मेरे पास दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि मैं ऊपर का पानी लूं, गर्म पानी, और उसी गर्म पानी से अमोनिया गर्म करूं, और उसी पानी को वहीं छोड़ दूं सरफेस पे, वो सिस्टम होगा मेरा
ओपन ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऊपर वाले सरफेस के पानी को क्या करता रहूंगा, वहीं सरफेस पे छोड़ता रहूंगा, तो एक टाइम पे क्या होगा, सारा का सारा पानी ठंडा हो जाएगा। सारा पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर के टेम्परेचर का पानी ले रहा हूं, उस पानी को नीचे पाइप से क्या कर रहा हूं, नीचे ओशन में छोड़ रहा हूं ठंडे वाले पानी को। देन मेरे पास वो कौन सा सिस्टम होगा, क्लोज ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। समझ में आई चीज। मैंने उसका हीट लेनी है, हीट को मैं क्या करूंगा, बहुत सालों से क्या है, मेरा ऊपर का ओशन का पानी गर्म हो, मैंने उसी पानी को क्या किया, उठाया, उसको अमोनिया से इंटरेक्ट कराया, और अमोनिया के साथ मिक्स नहीं किया है, अमोनिया टच किया, अमोनिया किसमें बदला, भाप में बदला, और प्रेशर से मैंने अमोनिया कहां कर दिया, भेजा, उसने टरबाइन को मूव करा, टरबाइन से मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिली, इलेक्ट्रिसिटी मैंने यूज की। अगर मैं वो पानी जो मैंने ऊपर से उठाया है जिससे मैंने क्या ले लिया, हीट ले ली, हीट निकाल ली, उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया सरफेस पे ही, तो मेरे पास क्या बना, ओपन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। और मैंने क्या किया, उस पानी को उठा के नीचे पाइप डाल के नीचे ओशन में छोड़ दिया, कहां पे, इस वाले डिफरेंस पे। देन इट इज माय क्लोज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है। हाँ, बात यह है कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन मेरा उन जगह पे चलेगा जहां पे मेरा डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर का कम से कम देख 20 डिग्री, मतलब 10 डिग्री का डिफरेंस। नॉर्मल मेरे पास टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सूरज की एनर्जी बार बार आके थर्मल एनर्जी क्या कर रही है, वहां के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। नॉर्मल टेम्परेचर मेरा कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो मेरा नीचे सरफेस में, लेकिन करोड़ों सालों से सूरज की एनर्जी क्या है, पानी के अंदर ट्रैप हो रही है, हीट ट्रैप हो रही है। उस एनर्जी पे क्या मेरा 10 डिग्री डिफरेंस आ गया। मैंने क्या किया, मैंने उस गर्म पानी को उठाया और उसको क्या किया, एक चैम्बर के नीचे अमोनिया से टच कराया, अलग बॉक्स में ऊपर अमोनिया है। ये सिंपल ऐसा है कि मैंने क्या किया, आपने वो देखा है पाउच, उसके टी बैग्स देखे, टी बैग्स में लेयर रहती है, मैं नहीं करता हूं, तो मैंने क्या किया, अलग चैम्बर में मेरा अमोनिया भरा हुआ है, मैंने उस 35 डिग्री टेम्परेचर के पानी को, जिसका डिफरेंस ज्यादा, मैंने उसको टच कराया। जैसे अमोनिया टच होता, अमोनिया भाप में बदला, और भाप से मैंने क्या किया, उस प्रेशर से टरबाइन को मूव किया। अब मैंने क्या किया, अब मेरा क्या है, वो थोड़ी देर बाद ठंडा भी होगा। नीचे वाला पानी मेरा क्या है, कम टेम्परेचर का है, मैंने उस पानी को यूज करके क्या कर दिया, उसको दोबारा ठंडा कर दिया। अब ये जो मेरा गर्म वाला पानी था, इसको मैंने अगर देखो, मैं सोच रहा था काम चल जाएगा। देखो, मान लो मेरा यहां पे अमोनिया है, 35 डिग्री का पानी है, यहां पे टच किया, अमोनिया क्या बना, अब ये क्या है, यहां पे टच, इसको सिर्फ टच किया, यहां पे अमोनिया गर्म होके बोला, तो मैंने यहां पे क्या की, टरबाइन यूज की, टरबाइन मूव करी, उसने टरबाइन को घुमाया, और वो वाला अमोनिया इधर आ गया। ठीक है। अब मैंने नीचे का पानी लिया, इसको दोबारा क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, इससे ठंडा हो गया, फिर मेरा यहां तक गया, फिर मैंने इसको दोबारा गर्म किया, प्रोसेस है टरबाइन। अब ये वाला जो मेरा पानी है, जो गर्म है 35 डिग्री का, इसको मैंने खुला ही यहां छोड़ दिया, अब ये इसको काट नहीं रहा, किसी दूसरी तरफ लगा लो, इसी डायरेक्शन में, इसको मैंने खुला यहीं पे छोड़ दिया, तो ये मेरा क्या है, ओपन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। और ये ऐसा होगा कि किसी दिन अगर पानी के से मैंने एनर्जी ले ली, तो किसी दिन क्या होगा, 35 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में मान लो 30 डिग्री का मिलेगा, तो इसका एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 22.5 समथिंग होगा। तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, किसी टाइम पे ये भी 30 बन जाएगा। तो अगर मेरा ओपन वाला सिस्टम, वो क्या करेगा, वो डिस्टर्ब करता रहेगा, जो इसका नॉर्मल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को क्या कर देगा, कम कर देगा, और कुछ सालों में मैं ओपन वाले से यूज नहीं कर पाऊं, तो मैं क्या करूंगा, इस पानी को उठा के नीचे ले जाऊंगा। अगर मैं उस पानी को नीचे लेके जा रहा हूं, दैट इज माई, टाइम से आएगा बेटा, दैट इज माई क्लोज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, हम आया कुछ, तो ये कंसेप्ट मैं यूज कर पा रहा हूं। अब यही मेरा क्या है, यही कंसेप्ट, जैसे मेरे पास अब ओशन का पानी मेरे पास क्या है, खारा है, ठीक है। अब खारे में एक रीजन ये भी है
कि मैं क्या कर पा रहा हूं, उस ओशन थर्मल एनर्जी को इसलिए भी यूज कर पा रहा हूं कि मेरे वाटर में इंप्योरिटी है। इंप्योरिटी किसका मामले में? सोल्ट के मारे, त्रुटियां हैं पानी में। कैसा पानी है? खारा पानी है, त्रुटियों वाला पानी, इंप्योरिटीज के साथ में। अब वो उसी की वजह से क्या, उसमें हीट इजीली ट्रैप हो पाती है। इजीली हीट क्या है, इजीली ट्रैप हो पाएगी। सेम यही कंसेप्ट मैं अपनी लेक्स में भी यूज कर सकता हूं। कहां यूज कर सकता हूं? मेरी लेक्स में। लेकिन लेक मेरी कैसे होनी चाहिए? खारे पानी की। तो जब मैं राजस्थान में जाता हूं तो राजस्थान में मुझे क्या देखने को मिलता है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। कहां पे? सांभर लेक में। सांभर लेक में मुझे क्या देखने को मिलता है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो मैं क्या कर रहा हूं? अमोनिया को क्या कर रहा हूं? हीट दे रहा हूं, और हीट देके उसको घुमा रहा हूं, टरबाइन मूव कर रही है, एंड देन उसी पानी को अगर मैं वहीं पे सरफेस पे छोड़ दूंगा, देन मैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, और उसी को मैं नीचे डीप ओशन में ले जा रहा हूं, फिर नीचे लेक में छोड़ रहा हूं, देन क्लोज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है। फायदे क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक्स्ट्रा कुछ कंपोनेंट नहीं देना पड़ रहा, इकोलॉजिकल है। नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? नुकसान क्या है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का? इसको, हाँ, जो वाटर मतलब जो मराइन डाइवर्सिटी है ना, जो मराइन डाइवर्सिटी है, जो एनिमल्स रह रहे हैं उस टेम्परेचर पे, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनको डिस्टर्ब कर सकता है। हाँ, और लिमिटेड टाइम के बाद में क्या है, एक टाइम पे डिक्लाइन हो जाएगा, लेकिन वो इतना डिक्लाइन नहीं होगा। सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हम जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो इकोलॉजिकल, जो जैव विविधता है, हम उसको क्या पहुंचा रहे हैं? नुकसान पहुंचा। ठीक है। अब तुम लोगों ने सुना होगा हाइड्रो टर्बाइंस। इनमें क्या होता है गाइस? आप क्या करोगे? एक डैम बनाओगे, नदी से पानी आ रहा है, उस डैम में क्या कर दोगे? स्टोर कर दोगे। किसमें बनेगा ये? एमजीएच। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगी। और फिर मैं क्या करूंगा? यहां से चैम्बर खोलूंगा, अलग अलग चैम्बर होंगे, और चैम्बर से मेरा पानी नीचे गिरेगा, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और फिर मैं इसको क्या करूं? इससे टरबाइन घुमाऊंगा, और टरबाइन घुमा के मेरी रोटेट करूंगा, फिर मेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो मेरा कंसेप्ट किसका होगा? डैम का। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बताने की जरूरत है आप लोगों को। नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, ये मत कहना कि हमें बताया नहीं। पता है सबको? पता है? नहीं पता तो पुष्पा वाली मूवी देख लेना, उसमें वो डैम बंद करवाने जाता है, ऐसे बंद करवाना। कंसेप्ट क्या है कि मैंने बहती नदी का पानी एक जगह पे स्टोर कर लिया, और जब मैंने उस पानी को स्टोर कर लिया, देन क्या हो गया है? वो एक जगह पे जमा हो गया है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई। किसमें? एमजीएच में, मास ग्रेविटी हाइट। और फिर मैं उसको क्या करूंगा? किसी चैम्बर से प्रेशर से उसको खोलूंगा, और वो प्रेशर से पानी किसके ऊपर गिरेगा? टरबाइंस के ऊपर गिरेगा। फिर टरबाइंस मूव करेंगी, वो काइनेटिक एनर्जी को किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये जब मूव करेगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। ये मेरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी बीच में किसमें लगेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब डैम्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? डैम का फायदा क्या है भाई? नॉर्मल पानी बह रहा है, मेरे लिए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पानी ही है मेरा। ठीक है, सबको फायदा, क्लीन एनर्जी मिलेगी, मुझे प्रोडक्शन मिलेगा, इन्वायरमेंट में कोई एमिशन नहीं हो रहा गैसेस का। नुकसान क्या है? नुकसान कैसा है? कुछ मछली ऐसे होती है जो बहते हुए पानी में जिंदा रह पाते हैं। अगर मैं डैम्स बना दूंगा तो सारी खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इकोलॉजिकल। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कुछ टाइम के बाद मेरे पास वहां पे गाद भी जमा हो जाती है। गाद समझते हो? सिलिक, जो सिल्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या रहता है, मेरे पास दिक्कत हो जाएगी। और अगर मेरे नॉर्मली जब मैं डैम्स बनाता हूं तो डैम्स के मैं ये देखता हूं कि मेरा एक तरफ क्या हो, कोई ना कोई नेचुरल बैरियर हो, क्योंकि मैं डैम बनाऊंगा तो मेरा बहुत प्रेशर रहता है। तो मैं ये देखता हूं कि मैं ऐसी जगह डैम बनाता हूं जहां पे एक तरफ पहाड़ हो, कुछ ऐसी चीज हो जाके जिससे क्या हो, मेरा एक तरफ का जो बैरियर है वो क्या, मुझे नेचुरल बैरियर मिल जाएगा। एक तो मैं चारों तरफ दीवार बनाऊं, तीन तरफ दीवार बनाऊं, एक तरफ से पानी आ रहा है, तो मेरा थोड़ा सा ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्ट हो जाएगा। तो मुझे तो एक तरफ मेरे पास क्या ऑलरेडी नेचुरल बैरियर बनेगा। तो दूसरा मेरे पास क्या है कि अगर मैं डैम बना देता हूं, नॉर्मल जब मैं देखता हूं रिवर फ्लो करती है, तो एकदम से क्या होता है कि मेरा सारी जगह नॉर्मल कंसंट्रेशन से पानी क्या रहता है, सिंचता रहता है। मतलब जो मेरे क्या है, लैंड वाले हैं, वो जो वाटर रिजर्वोयर है जो जमीन के नीचे है, वो क्या होते थे, रिचार्ज होते रहते हैं।
लेकिन अगर मैं वहां पे कर लूंगा तो मेरा एक जगह पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, पानी का ज्यादा हो जाएगा, बाकी सब जगह पे कम हो जाएगा। और क्या है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर मैं डैम्स वगैरह बनाता हूं तो मेरे वहां उस एरिया में अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, क्या मेरे डैम्स धरती के रोटेशन को कम कर सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं? यस, चाइना ने डैम बनाया किस पे, कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्रा पे, अपने वहां पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाया है। और उन्होंने डैम बना के इतना पानी स्टोर कर दिया कि धरती का जो रोटेशन है ना वो कुछ सेकंड्स के लिए कम हो गया है, माइक्रो सेकंड्स के लिए। धरती जो घूम रही थी ना, एक जगह पे भार इतना हो गया कि धरती को अब घूमने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। और डैम्स क्या है, डैम्स आगे के टाइम पे चल के नेचुरल क्या हो जाते हैं, नॉट नेचुरल, आप इनको एज ए जियोपॉलिटिकल वो यूज कर सकते हो। कल को अगर चाइना के साथ इश्यू हो गया, हर साल गंगा ब्रह्मपुत्र में क्या आती है, बाढ़ आती है। अब उन्होंने इतना ज्यादा पानी स्टोर कर रखा है, ठीक है, हमने भी तो किया था पाकिस्तान के साथ में, वो खोल, ठीक है, तो कल को चाइना भी हमारे साथ कर सकता है। तो दे आर एक्ट एज ए कंपोनेंट, जो हम किस में कर रहे हैं, दूसरों को थ्रेटन करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर एज ए वॉर के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट और आता है, वो है मेरा हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइंस का, हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइंस का। ये क्या कहती है टर्बाइंस, ये कहती है कि भाई, हिंदी वाले हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइंस लिखेंगे, ये कहते हैं कि भाई नदी कोई बह रही है ऐसी, और इस नदी का क्या है, बहाव बहुत ज्यादा तेज है, तो आपको डैम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डैम बनाओगे तो मेरे सिल्ट जमा हो जाएगी, अर्थक्वेक आ सकते हैं, ठीक है, जो उसका नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस नदी के अंदर ये क्या करोगे, टर्बाइन प्लेस करो। आपने उसमें क्या कहते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी बदला, फिर पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदली, काइनेटिक एनर्जी बदली, फिर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब मेरा पानी अगर फ्लो कर रहा है तो ऑलरेडी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब इसी काइनेटिक एनर्जी में टर्बाइन मूव कराऊंगा, और ये टर्बाइन मेरा क्या करेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अब इससे क्या होगा, इससे नेचुरली अब यस, ये इकोलॉजिकल सिस्टम को इफेक्ट करेगा, लेकिन जितना ज्यादा हमारे डैम्स या क्या रिजर्वायर्स इफेक्ट कर रहे थे उतना नहीं इफेक्ट कर। रिसेंटली अभी क्या है, रिसेंटली कौन सी स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइंस इंस्टॉल किए, प्लान किया है, स्टेट इज त्रिपुरा। लिख लेना करंट अफेयर्स का पार्ट, अभी रिसेंटली पिछले 1-2 महीने में ही हुआ ये। त्रिपुरा ने क्या किया, हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइंस प्लेस की हैं अपनी नदियों में, ठीक है, वहां पे 6 मेन नदियां हैं, ठीक है, एक बार जाके देख भी लेना, फेनी रिवर वगैरह है वहां पे, बराक रिवर है, फेनी रिवर है, वहां पे उन्होंने क्या, अब मेरा ये है कि इन 6 की 6 में रखा है, आंसर है कि उनको ऐसी कोई लोकेशन देखनी पड़ेगी जो क्या हो, आप ऐसा नहीं कि किसी भी नदी के बीच में काइनेटिक वो रख दो हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन, आपको लोकेशन देखना पड़ेगा, आपको पोटेंशियल देखना पड़ेगा कि यस यहां से मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं, वहां पे कुछ ऐसा नेचुरल बैरियर होना चाहिए जहां पे आप टर्बाइन प्लेस कर पाओ, वहां पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू दूसरी नदियों की। ये बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी नदियां ऐसे होती है, झरने भी बना देती हैं, झरने समझते हो, नदियां पहाड़ से आ रही हैं, नेचुरल आया और अपने आप बह के नीचे जा रही है, जहां पे जब पानी नीचे की तरफ गिरेगा मैं वहां पे टर्बाइन प्लेस कर दूंगा ऑटोमेटिकली। मुझे ऐसे ऐसे नेचुरल स्पॉट्स खोजने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह की, मुझे और जियो साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो मुझे क्या करेगा, वो लोकेशंस डिफाइन करेगा। क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है, मत दो इतना परेशान, कोई बात नहीं, मत तो इतना परेशान, क्यों परेशान हो रहे हो, कोई बात है क्या, कोई बात, ठीक, बाद में बात करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास हाइड्रोकाइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वो है टाइडल एनर्जी, मेरे पास क्या है, टाइडल एनर्जी। अब टाइड किसकी वजह से आती है, वेव्स, जवार भाटा समझते हो, मुंह किसकी, मून की वजह से, ठीक है। अच्छा एक चीज और, होमवर्क और लिखो, चलो छोड़ो छोड़ो,
मून की बात, हम जब यूनिवर्स पढ़ेंगे ना, यूनिवर्स या आर्टिकल फिजिक्स पार्टिकल फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो एक होमवर्क याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ मून। अभी नहीं है, उस टाइम पे मैं खुद ही याद दिला दूंगा जब मैं स्टार वगैरह पढ़ाऊंगा। तो फॉर्मेशन ऑफ मून, 3 थ्योरी है कि मून कैसे कैसे बना। ठीक है, कोई नहीं बात। आज तक मुझे मुझे ना इतना इंटरेस्ट है इन तीनों थ्योरीज में, लेकिन आज तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है। बट वही बात है कि मतलब पूछेगा भी नहीं, बिकॉज बिकॉज क्या है, थ्योरी है, एक्चुअल में है ही। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी क्या है कि मुझे, अब मेरा टाइडल एनर्जी में क्या है कि ये मेरा कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया क्या होता है कि जब मेरा हाई टाइड आती है तो पानी का बहाव क्या चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। जब मेरा क्या आता है, हाई टाइड। ठीक है, जो लेवल ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसे समझाता हूं। समुद्र के किनारे किसी ने क्या रखा है, बैरक से लगा रखे रोकने के लिए। तो क्या होता है कि मेरा अगर पानी का लेवल यहां तक आ जाएगा, और ये नेचुरल है, तो मेरा क्या है, हाई, यानी पानी का लेवल अपने आप क्या हो जाता है, समुद्र का लेवल अपने आप ऊपर की तरफ। वो क्या होता है कि वो क्या जैसे मेरा क्या है, अर्थ है, मेरा मून है। अर्थ, वो जो मून का एक वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या करता है, पुल करता है। तो जिस तरफ ऐसे अगर ये मूव करेगा इसके साथ साथ में, तो वाटर भी क्या करता है, मूव कर। अरे भाई मैं समझाऊंगा, इससे बेटर ऑप्शन है मेरे पास, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। स्लोगन, ये वाला। इस एनिमेशन के द्वारा हम देख सकते हैं कि चंद्रमा किस तरह महासागर और से जल को प्रभावित करता है। इस एनिमेशन के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, The master of gravity and Earth's greatest natural water manipulator is the moon. It can lift entire oceans by several meters. Its gravity pulls water toward it. That's how tides are born. But thanks to centrifugal forces, the water also rises on the opposite side of the Earth. The result are 2 high tides and 2 low tides every day. But during a full moon or a new moon, the sun and moon pull in the same direction. इसलिए मत जाओ। ठीक है, ये आपको ज्योग्राफी वाले बताएंगे कि मतलब इतना समझो कि भाई पानी खिंच रहा है ना मून की वजह से, अब दोनों तरफ कैसे खिंच रहा है, क्या हो रहा है, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। तो कंसेप्ट क्या है कि जब तक पुल होगा तो जो वाटर का लेवल है वो लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वो मेरा किस में बदलेगा, हाई टाइड में बदलेगा। और जब मेरा क्या है, दूसरे अपोजिट साइड में जब वो वहां पे मोमेंटम रहेगा तो पानी क्या है, नीचे चला जाएगा। दैट इज माई लो टाइड। अब हमें क्या करना है, इसी चेंज का क्या करना है, फायदा उठाना। इसी चेंज का क्या करना है, फायदा उठाना। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक कंसेप्ट किया। उन्होंने बोला कि मैं एक चैम्बर बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, एक चैम्बर बनाऊंगा। ठीक है, मेरे पास यहां पे क्या है, मेरे पास यहां पे समुद्र का पानी है। ठीक है, मेरा जब पानी आएगा ऊपर चढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, इनको ओपन कर दूं। ये मेरा स्टार्टिंग में क्लोज है मेरा, पानी इतना चढ़ा ऊपर, और मेरी अंदर क्या है, टरबाइन प्लेस। मैं क्या कर दूंगा, इसको ओपन कर दूंगा, और पानी क्या होगा, सारा अंदर की तरफ मूव करेगा। जब अंदर की तरफ मूव करेगा मेरी टरबाइन इस तरफ मूव होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा सारा का सारा क्या हो जाएगा, भर जाए। लेवल पे ना ऐसा भी हो सकता है कि इससे ऊपर मेरा पानी चला जाए। मैंने पहले बंद कर रखा है तो पानी अंदर था ही नहीं। जब मेरी हाई टाइड हुई, मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो प्रेशर से सारा पानी
अंदर चला जाएगा और टरबाइन कैसे घूमेगी, यू घूमेगी, मैं सारा अंदर, और एक टाइम पे आगे क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। जब ये फुल हो जाएगा मैं क्या करूंगा, इसको बंद कर दूं, और मेरा अंदर अंदर क्या है, सारा सारा मेरा क्या है, यहां पे पानी पानी हो। अब मेरा जैसे ही लो टाइड आएगा, जैसे लो टाइड आएगा तो मेरा पानी दोबारा से नीचे की तरफ जाएगा, तो मेरा लेवल ये हो जाएगा। हाई टाइड है तो पानी ऊपर चढ़ा, लो टाइड है तो पहले पानी कम हुआ। जैसे मेरा लो टाइड होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा ओपन कर दूंगा, इसको दोबारा ओपन कर दूंगा। जो इसमें पानी भरा है, जो इसमें पानी भरा है अब मेरा, वो वापस क्या करेगा, यू मूव करेगा, और मेरी टरबाइन ऐसे मूव करेगी, सारा पानी वापस आएगा, निकलेगा, और सारा पानी यहां चला जाएगा। फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरा दोबारा हाई टाइड आएंगी, दोबारा मेरी क्या होंगी, हाई टाइड आएंगी, और पानी में पानी क्या होगा मेरा, यहां तक चला जाएगा। हाई टाइड है, पानी दोबारा चढ़ जाएगा। जैसा मेरा सारा पानी वो जाएगा ना खत्म, तो मैं दोबारा इसको क्या करूंगा, बंद कर दूंगा। दोबारा मेरी हाई टाइड चढ़ी, ऊपर चढ़ी, जैसे पानी उस लेवल पे ऊपर चढ़ा, मैंने इसको दोबारा ओपन कर दिया। अभी मेरा सारा पानी से क्या है, खाली हो रखा है, पानी मैंने लो टाइड में सारा निकाल दिया था। जब मैंने चैम्बर को दोबारा ओपन किया, गेट को ओपन किया, जैसे मेरा गेट ओपन हुआ, दोबारा पानी क्या हुआ, अंदर घुसा, और जब अंदर घुसा तो टरबाइन की मूवमेंट ये हुई। जैसे ये दोबारा सारा फुल हो गया, मैंने क्या किया, गेट को बंद कर दिया। अब मेरा फिर वही मूवमेंट होगा, वाटर का लेवल क्या होगा, दोबारा नीचे जाएगा लो टाइड में। जब लो टाइड में नीचे जाएगा तो मैं क्या करूं, इस पानी को सारे को दोबारा छोड़ दूंगा, और मेरी टरबाइन इस तरफ मूव करेगी, और ये प्रोसेस लो टाइड हाई टाइड के साथ में चलती रहेगी। ऐसे मैं क्या कर लेता हूं, कंजर्व कर लूंगा एनर्जी। हमारे यहां पे कहां कहां पोटेंशियल है, पूरी कोस्टल एरिया पे पोटेंशियल है, आंसर इज नो। मुझे क्या है, मुझे कुछ ही स्पेशल लोकेशंस पे मुझे ये देखने को मिलता है। जैसे मुझे इंडिया में कहां मिलेगा, कच्छ में मिलेगा, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार में मुझे मिल सकता है, बाकी हर जगह नहीं मिलेगा। और अगर मैं कंट्रीज लाइक यूके की बात करूं, फ्लोरिडा की कोस्ट की बात करूं, यूएस में बात करूं, तो वहां पे मेरे पास पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे टाइड्स इजीली होती है, वहां पे एरिया ऐसा है कि मैं क्या है, कंजर्व कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता, कंजर्व कर सकता हूं। तो समझ में मेरा हाई लो टाइड हाई टाइड, ठीक है, लो टाइड और हाई टाइड में टाइडल एनर्जी को यूज करूंगा। सिंपल क्या है, जब पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा तो चैम्बर ओपन करूंगा, मेरा पूरा पूरा ब्लॉक भरेगा, टरबाइन एक तरफ रोटेट करेगी अंदर की तरफ, और जब मेरा लो टाइड आएगा और पानी का लेवल नीचे चला जाएगा तो मैं क्या करूं, दोबारा चैम्बर खोलूंगा, और जो मेरा अंदर पानी स्टोर है उससे टरबाइन दूसरी डायरेक्शन में घूमेगी। लो टाइड वे में इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूं, हाई टाइड वे में इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूं। दैट इज माई यूज फॉर टाइडल एनर्जी, ठीक है। अब इसी के साथ मेरा एक कंसेप्ट और आता है, दैट इज माई वेव एनर्जी। मेरी वेव एनर्जी क्या कहती है, मेरी वेव एनर्जी ये कहती है कि भाई समुद्र में भी तो लहरें चलती है ना, तुम उन लहरों का क्यों प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं। तो जो लहरें हैं मेरी समुद्र की, मैंने क्या है, मैं सिंपल हाइड्रो काइनेटिक टर्बाइंस के जैसे मैं क्या करूंगा, समुद्र में टर्बाइन प्लेस कर दूंगा, और वेव से क्या होती रहेंगी, वेव इनको मूव कराते रहेंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि इनको रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, अगर मैंने इनको ऐसे छोड़ दिया तो मतलब आज छोड़ी थी मैंने किनारे पे, कल श्रीलंका पहुंच गई, हो सकता है 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया चली जाए। तो थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, इन टर्बाइंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना पड़ेगा कोस्ट एरिया। तो इनका जो क्या है, इनकी जो प्रोसेसिंग या फिर क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस तो बाद में आएगा, इनका जो वर्किंग कॉस्ट है उसमें थोड़ा ज्यादा नुकसान रहता है। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब अगर मैं सिंपल रखूं तो मैं ये तो है नहीं कि मैं कोई भी नॉर्मल लोहे की रोड के साथ बांध दूं इनको, नहीं, मुझे स्पेशल ऐसे रखना पड़ेगा जो क्या है, जंग ना खाए, और टाइम टाइम मुझे इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। क्यों मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, क्यों मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा है, अल्कलाइन वो है, सोल्टी वाटर है, तो वहां पे क्या है, वहां पे जंग लगने की संभावना, फिर क्या है उनकी मेरी टर्बाइंस के ऊपर वो, तो मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट और मेरा क्या है, वर्किंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। और मुझे क्या है, मुझे स्पेशल एरिया लोकेट करने पड़ेंगे ओशन में, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं कहीं पे प्लेस कर दूं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेव एनर्जी का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आदत डालो थोड़ा थोड़ा तेज पढ़ने की।
बायोमास, जियोथर्मल, जियोथर्मल लिखो। नेक्स्ट लिखो जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, हिंदी मीडियम वालों, भूतापीय ऊर्जा। तुम लोगों ने गर्म पानी के चश्मे देखे? गर्म पानी के चश्मे, गीजर्स, ठीक है, गीजर्स देखे तुमने? नेचुरल गीजर्स की बात करो, तुम्हारे घर में गीजर लगा उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ सोना में है, ठीक है। तो ऐसा अब ये है क्यों, वाई नेचुरल गीजर्स आर देयर, पता है किसी को? ज्योग्राफी वाले कितने लोग हैं? एक मिनट, 1 बाय 1। हाँ, गंधक होता है सल्फर की वजह से, ओके, सेम गंधक की वजह से। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? अच्छा, पीछे नन्नाराम, ओके, पीछे कुछ और ऐड करेंगे? किसी ने सल्फर बताया? आप लोग कुछ बताएंगे? फर्स्ट बेंच, यहाँ पे रीना, पीछे तमन्ना, प्रियांशु, आजाद, आप लोग, क्या नाम आप दोनों का? दीपिका और संध्या, ओके। रेनू, पीछे दीपिका, राखी, सुदेश, बताएंगे? ठीक, ये वो निखिल, नीचे लाओ था, उसके अलावा कोई रीजन हो? शशांक, टेम्परेचर, ओके। कोई आप लोग? राखी, ये फॉर्मूला, ये नहीं। एक तो ये रीजन देखो, मेरा जो ये एनर्जी आएगी, अब धरती के नीचे बहुत सारी चीजें। पहला तो ये है कि मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगा तो मेरा क्या है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो एक रीजन ये लावा वाला बिल्कुल सही है कि लावा मैग्मा होता है, वो क्या करेगा, अगर वाटर बॉडी जो नीचे वाटर है वो उनके कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या हो सकता है, गर्म हो जाएगा, और पानी गर्म रहता है, ठीक है। दूसरा मेरे पास अब जो सल्फर का जो बात बता रहे हो ना, वो क्या होता है कि गर्म पानी के चश्मों में हम क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैं वहां चला गया, मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो रखी थी, तो मैं वहां पे जाके नहाया तो मेरी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो गई। वो स्किन की जो एलर्जी वगैरह होती है वो सल्फर की वजह से, सल्फर की कंसंट्रेशन में होती है, तो उस वजह से क्या हो, ठीक हो जाती है मेरी एलर्जी। वो जो सल्फर का कंसंट्रेशन वो स्किन एलर्जी के वो कंटेक्स्ट में। कई बार क्या है, मेरे पास नीचे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं। हाँ, पानी से बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्म होता है। आप एक बात देखो ना, आप एक बात देखो, कितना बढ़िया नेचुरल फिनोमिना है, नेचर का कितना बढ़िया है। आप कहीं चले जाओ, आप केदारनाथ चले जाओ, ठीक है, आप बद्रीनाथ चले जाओ, इतनी ठंड होगी भाई साहब, लेकिन उनके आसपास में आपको कोई ना कोई गर्म पानी का चश्मा मिलेगा, बढ़िया पानी आता है, आराम से नहा सकते हो। देखा है तुम लोगों ने? नहीं, अलवर में तो सर्दी में आप कहाँ वो करोगे, अलवर में है, यहाँ पे भी है, आप इधर जाओगे कोदा से इधर जाते हो तब भी है यहाँ पे। ये जो पहाड़ दिखते हैं आप, इनके पहाड़ के पीछे भी एक सिंपल एक कुआं है, वहां पे उस कुएं में भी गर्म पानी निकलता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अलवर में हमें इस चीज की इतनी जरूरत नहीं है, मतलब वहां पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं। अब आप पहाड़ों में रह रहे हो, तो मैं एक नेचुरल फिनोमिना की बात कर रहा हूं कि नेचर कितने अच्छे तरीके से काम करता है, इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, ये हटके था, कॉमन सेंस की थोड़ी सी बात थी। ऐसे तो बहुत सारी जगह पे हैं। तो मैं जो बात बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर एक तो टेम्परेचर लावा मैग्मा उसके कांटेक्ट में आ जाएगा नीचे, तब गर्म हो सकता है। दूसरा क्या है, बहुत सारे मेरे पास रेडियो एक्टिव्स है, बहुत सारे मेरे पास क्या है, रेडियो एक्टिव्स हैं। वो भी क्या करेंगे, वो भी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रिलीज कर रहे हैं, हीट रिलीज कर रहे हैं। तो कई बार सिंपल लावा मैग्मा की वजह से नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से भी क्या हो सकता है, पानी गर्म हो सकता है। तो ऐसे कांटेक्ट में आने पे कई बार क्या होता है, कई बार कुछ कुछ जगह पे क्या है, पानी जब निकलेगा तो गीजर्स की फॉर्म में निकलेगा, हॉट वाटर निकलता है, ठीक है, क्योंकि लावा हर जगह कांटेक्ट में नहीं आ सकता ना। लावा के लिए मैं जाऊंगा तो मेरे पास कोर में है मैग्मा। अब धरती के तो हर जगह नीचे लावा है, लेकिन जब जहां से निकलता है वही तो ज्वालामुखी है मेरा। हाँ, भूकंपीय क्षेत्र होता है, मान लिया मैंने भूकंपीय क्षेत्र होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भूकंपीय क्षेत्र में ही हो। वो इसलिए है क्योंकि नेचुरल फिनोमेना में या तो ऐसा ज्वालामुखी मेरा जब ओपन होगा तो या तो मेरा कोई ऐसी लेयर है नहीं धरती की। अब बहुत सारी, अगर बहुत कोई हार्ड चट्टान यहां पे आ जाए
तो यहां पे मेरा ज्वालामुखी काम ही नहीं करेगा। तो कई बार मेरे पास नीचे बहुत सारे क्या है, चट्टाने हैं, ठीक है। अगर बड़े होंगे तो मैं उनको प्लेट्स बोलता हूं, टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो अब बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स है तो मैंने उनको नाम दे दिया, यूरेशियन प्लेट, वो प्लेट फलान। लेकिन बहुत छोटी छोटी प्लेट तो ऐसे अनगिनत प्लेट्स है, अनगिनत है, हार्ड है। तो उनमें क्या है, अगर कई बार जैसे मेरे ये है, तो अब ये लावा मैग्मा लिक्विड है तो ये ऐसे निकलेगा बाहर, निकल सकता है बाहर। और बहुत जगह पे नहीं निकलता है, यहां पे नहीं निकल रहा क्योंकि कोई ना कोई प्लेट ऐसी है जो क्या है, जिसने इसको ढक रखा, कवर कर रखा है। अब दो प्लेट, अब ये कहते हैं हमारे पास फायर ऑफ रिंग्स, मैं क्यों जा रहा हूं, चलो कोई नहीं। फायर ऑफ रिंग्स का नाम सुना है इंडोनेशिया में। तो दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में गैप है, तो आप वहां पे देखोगे बहुत सारे क्या हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मिलेंगे आपको। रिंग, सॉरी उल्टा लिख दिया, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। बता दिया करो यार, इतना मुंह नहीं बनाना कि सर आप उल्टा लिख, हो सकता है मैंने उल्टा लिख दिया हो, फिर मुझे समझ में आता है इन्होंने मुंह बना लिया, कुछ उल्टा लिखा गया क्या, फिर देखता हूं हाँ उल्टा ही लिखा गया। देन व्हाट विल हैपन, तो मेरे पास वो क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में गैप है तो वहां से लावा निकल जाता है। अब बहुत सारा पानी नीचे है तो उसके कांटेक्ट में आने की बात है, कई जगह पे कांटेक्ट में आता है, कहीं भी जगह पे कांटेक्ट में नहीं आता। तो ये है, तो डिपेंड करता है कि नीचे के अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे है, उस पर मेरा कोई जोर नहीं है, वो तो अर्थ की स्टेट। अब ये दिक्कत है कि ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती है धरती के नीचे नीचे। अब कोई बहुत सडन मूव कर देती है या फिर कोई बड़ा मूवमेंट होता है तो हमें अर्थ पे क्या है, जग्स फील होते हैं, जो अर्थक्वेक की फॉर्म में हमें फील होते हैं, ट्रेमर्स फील होंगे हमें, ठीक है। वो जब आप अर्थक्वेक या प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ोगे, ज्योग्राफी में थोड़ा बेटर पढ़ोगे, लेकिन इतना है कि आपको भी समझ में आ रहा है जो मैं बात बोल रहा हूं। तो जो मेरे अर्थ है तो दोनों रीजन से होते हैं, या लावा मैग्मा की वजह से होता है या फिर किसकी वजह से होता है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ गया नीचे, बहुत सारे यूरेनियम वगैरह है उसके कांटेक्ट में आ गया, कोबाल्ट है, प्लूटोनियम है, उनके कांटेक्ट में आ गया, तब भी पानी क्या है मेरा, गर्म हो जाएगा। तो दुनिया का जो सबसे पहला क्या था, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट था, वो मेरा कहां था, वो मेरा अमेरिका में था। कौन से पार्क में, येलोस्टोन नेशनल पार्क। कहां पे पड़ता है, न्यूयॉर्क में, ठीक है, अमेरिका, यूएसए, येलोस्टोन नेशनल पार्क। वहां पे मैंने पहले क्या किया था, मेरे पास एक नेचुरल गीजर था और नेचुरल गीजर से मेरा गर्म पानी आ रहा था। अब मैं उसी गर्म पानी को क्या करूंगा गाइस, उसी गर्म पानी में मैं क्या कर रहा हूं, सेम जो मैं ओशियन थर्मल एनर्जी पे फंडा लगा रहा हूं ना, वही फंडा अमोनिया वाला कहां लगा रहा हूं, जियोथर्मल। लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत है, सॉरी मेरा एक फायदा है। मेरा एक फायदा क्या है, मेरा फायदा ये है कि यहां पे ना मेरे पास कई चीजें हैं। जैसे अब ये गीजर है, जो ये मेरे गीजर्स हैं, इन गीजर्स के साथ क्या दिक्कत, इन गीजर के साथ दिक्कत ये है कि अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ऐसे भी हो सकता है कि मेरे पास हॉट वाटर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है मेरे पास स्प्रिंग्स आए, या स्प्रिंग्स नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, वाटर वेपर्स। पानी मेरा इतना गर्म हो जाए कि पानी ना निकले, भाप निकलने लग जाए, इतना भी तो गर्म हो सकता है, यस। तो अगर मेरे पास प्लांट्स के ना टाइप होंगे, पहला है मेरा ड्राई जियोथर्मल प्लांट, ड्राई जियोथर्मल प्लांट। यहां पे मेरे पास क्या होता है, यहां पे मेरे पास वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं। मैं ऐसी जगह पे इसको प्लेस करूंगा जहां पे मेरे पास क्या होगा, वाटर वेपर्स हो। अब मेरे पास डिपेंड करता है कि मैं ओशियन थर्मल एनर्जी वाला कंटेक्स कहां लगाऊं, लगा के मैं अमोनिया को हीट करके क्या कर लूं, अमोनिया हीट करके क्या कर लूं, टरबाइन मूव करा लूं। या फिर मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं गर्म पानी को ले जाऊं यहां से उठा के और फिर मैं क्या करूं, मेरी फैक्ट्री में ज्यादा डायरेक्ट गर्म पानी यूज कर लूं, ये भी हो सकता है। तो मेरे लिए ये डिपेंड करता है कि मैंने गीजर के ऊपर प्लांट लगाया या फिर कहीं मेरे दूर जगह पे प्लांट है। लेकिन जियोथर्मल एनर्जी में, सॉरी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में क्या होगा, मेरा प्लांट वहीं पे लोकेटेड होगा। मेरा प्लांट कहां होगा, ऑन द स्पॉट ही होगा, जहां पे मैं क्या, जहां से मैं वाटर ले रहा हूं मुझे वहीं वाटर से क्या करना पड़ेगा, वहीं पे बिजली का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, गीजर्स में या फिर जियोथर्मल एनर्जी में क्या कर सकता हूं, उस वाटर को उठा के दूर भी मूव करा सकता हूं, ठीक है। ड्राई में क्या होगा, मेरा वाटर वेपर्स होंगे, उनको यूज करूंगा। अब मैं कैसे यूज कर सकता हूं, मैं वाटर वेपर्स को कहीं ट्रांसफर करके भी यूज कर सकता हूं, और मैं उसी जगह पे क्या कर सकता हूं, उसी जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, प्लांट लोकेटेड करा लूं, वहीं पे मैं अमोनिया के साथ मिक्स कराऊं और अमोनिया के साथ मिक्स करके कर।
अब मेरे पास वाटर वेपर्स हैं, तो वाटर वेपर्स की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि डायरेक्ट वाटर वेपर से क्या करूं, टरबाइन मूव करा लूं। अब ये कंडीशन मुझे कैसे पता लगी, वो तो मुझे सिचुएशन से पता लगेगा ना भाई, कि मेरी रिक्वायरमेंट देख के, मेरी टेस्टिंग वगैरह करके, वो तो मुझे साइंटिस्ट, जियोथर्मल साइंटिस्ट बताएंगे, जो जियो साइंटिस्ट है वो बताएंगे मुझे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या ये डायरेक्ट टरबाइंस को मूव करा पाएगा, क्या मुझे अमोनिया के साथ करना पड़ेगा, मुझे डिपेंडेंसी। लेकिन ड्राई में क्या होगा, मेरा क्या होगा, वाटर वेपर से यूज होगा। दूसरा मेरे पास है फ्लैश, जियोथर्मल प्लांट। फ्लैश वाले क्या करेंगे, जहां पे मेरे पास पानी निकल के आ रहा है, पानी फिर गीजर से है तो पानी गर्म ही होगा, ठंडा पानी की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। और एक टाइप और होती है, अब देखो गाइस मेरे पास ऐसा है ड्राई में, एक टाइप और होती है इसमें, शायद बाइंडिंग है, आई डोंट नो कौन सी, एक लेट में चेक, एक बार थोड़ा सा मैं एक बार देख लेता हूं कौन सी बाइंडिंग वाली है, कौन सी है, एक मिनट, मुझे दिमाग से स्किप हो गया। क्या आइडिया है किसी को, शशांक वगैरह किसी को आइडिया है, हाई आइडिया? ओके मैं बता देता हूं एक बार चेक करके। ड्राई फ्लैश डुअल भी नहीं है, बाइंडिंग हो सकती है, एक मिनट लेट मी चेक। गूगल करना एक बार, बाइनरी है ना, हाँ बाइनरी 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 आ गया, बाइनरी बाइनरी बाइनरी, डुअल नहीं था बाइनरी, बस इतना, इतने की बात, बाइनरी जियोथर्मल। क्या कहता है बाइनरी वाले में, देखो कई बार क्या होता है, बाइनरी वाला मेरा दोनों तरह का, बाइनरी वाला मेरा मिक्स होता है। अब बहुत बार ऐसे होता है कि स्टार्टिंग के इनिशियल फेज में मेरे पास क्या है, मेरे पास ड्राइव थे, फिर मेरे पास क्या आने लगे, कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर कम होगा तो मेरे पास फ्लैशेस आने लगे, तो बाइनरी वाला क्या है, दोनों का मिक्स होता है। और ये डिपेंड करता है कि मेरे पास सिचुएशन कैसी है, ऑन स्पॉट ऑन साइट प्लांट भी हो सकता है मेरा, ऑफ साइट भी हो सकता है। एक पॉइंट होता है ऑन साइट एंड ऑफ साइट। ऑन साइड वाले मेरे कौन से होंगे, जो मेरे वहीं पे है। ऑफ साइड मैं वहां का क्या है, वाटर को ले जाके कहीं और काम कर, ठीक है। ये और मेरे पास क्या है, बाइनरी वाला, बाइनरी वाला मेरे पास दोनों का मिक्स होता है। बायोमास, विंड टाइडल हो गया हमारे पास, ओशन थर्मल हो गया, फ्यूल सेल, ठीक है। एक होमवर्क लिखो गाइस, आपको कल वर्किंग पढ़ के आना है, हम बात करें क्योंकि मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, वर्किंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम आयन, लिथियम आयन, क्योंकि मैं हमेशा ये रहता है कि मैं एक दो बार बता लूं, चार बार बता लूं, फिर भी कोई ना कोई ये बोली, मतलब ठीक है वो उतना नहीं समझ आते, फिर भी कोई ना कोई बोलता है कि एक बार फिर से, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, आप एक बार पढ़ देख के आएंगे, सब लोग देख के आएंगे, समझ में आए चाहे नहीं आए, एक बार देख के आना, ठीक है नन्नाराम? ओके ठीक है, पीछे ओके, चलो। किसी का कोई डाउट है तो बताओ मुझे, है कोई डाउट?